हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी? मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ऑल क्लियर? ओके, क्लियर है, सब ठीक है। कौन कौन आ गए हैं क्लास में? अंकिता, ममता, नंदू, अंकिता, सुशीला, अंजलि, श्वेता, खुशी, अंशिका, आरती, एसएस। ओके, तो सुबह की क्लास आपने अटेंड की थी? जिसने नहीं देखी है रिकॉर्डेड देख लेना। और हमने पढ़ा था सुबह मैला आंचल, और उसी को हम अभी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसमें जो कि मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिल्कुल मैंने क्वेश्चन तैयार तो किए थे आपके लिए, देख लेते हैं। मैम, मैं सुबह देख नहीं पाती और रिकॉर्ड क्लास देखने का मन नहीं करता, तो फिर कैसे कवर करोगे खुशी? आगे कैसे कवर करोगे आप? अगर रिकॉर्डेड क्लास देखने का वैसे सच में मन नहीं करता है, बट फिर भी आपको तो देखना ही पड़ेगा ना, है ना? अदरवाइज कवर कैसे करोगे आप सारा? नहीं हो पाएगा ना। चलो, कुछ क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ मैं। 1 मिनट का टाइम देना बस। सिलेबस कब खत्म हो रहा है? सिलेबस अक्टूबर लास्ट तक खत्म हो जाएगा। 1 नवंबर से आपका क्लास ऑफ नहीं हुई है, मैंने वीडियो ऑफ की है। ओके, मैं इधर ही हूँ। हम्म 1 नवंबर से आपका रिवीजन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? तो टेंशन मत ले कोई भी। सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी मतलब ये लास्ट अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद आपको रिवीजन करनी है, मतलब रिवीजन करवाएंगे। तो तब तक जितना पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से सीखो समझो। कुछ काम दुनिया में मन के अकॉर्डिंग नहीं
वक्त की मांग के अकॉर्डिंग भी करना पड़ता है, सही बात है। कोई बात नहीं, खुशी समझदार है, छोटी बच्ची नहीं है बिल्कुल भी, तो टेंशन मत ले, कर लेगी कवर। रिवीजन में नहीं लूंगा क्लास, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको अपना फायदा नजर आता है वो काम कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल चलते हैं। गुड इवनिंग मेघा। ओके, विनोद है क्लास में? सुबह किसी ने मुझसे सवाल पूछा था। क्लास ऑनलाइन होते हुए भी नहीं हो पाई, मतलब क्या मतलब? ओके, स्लाइड्स खाली है बीच में। सो गई थी। आपको कहा था नींद पूरी कर लो अपनी। नींद पूरी कर लो, ओके, अच्छे से। एक्चुअली सुबह किसी ने सवाल किया था मुझसे, हम पढ़ रहे थे। एक मिनट आगे चलते हैं। मैं कुछ कथन करवा रही थी आपको ना इससे। कहाँ पर थे इसके कथन? यहाँ पर थे ना। ये है, ये वाला जो कथन है, ये वाली कोटेशन है जो ममता, मैं फिर से काम शुरू करूंगा यहीं इसी गांव में। मैं प्यार की खेती करना चाहता हूँ। आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे। तो ये प्रशांत का कथन है ममता से। किसी ने मुझसे सवाल पूछा था। तो भाई देखो, हेल्थ खराब कर लो या फिर आपकी मर्जी है ना। मैम मेरी तो जॉब होती है इसलिए मैं नहीं ले पाती सुबह क्लास। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड तो देख लो, नो प्रॉब्लम। ये सवाल मुझसे किसी ने पूछा था कि ममता यार क्या करना है तुम्हें, सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है, व्हाट इज दिस? पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। सैलरी बताने से क्या होगा? ज्यादा समझ में आ जाएगा अच्छे से। ऐसे सवाल कौन पूछता है? ओके आरती। किसको बोलता है, एक मिनट। ममता। ममता कौन है ना? ममता हमारी क्लास में भी एक लड़की है, जैसे ही मैंने ममता कहा मुझे ममता की याद आ गई एकदम से। हाँ बता रही हूँ। देखो, आपको पता है कि जो प्रशांत है वो मैरीगंज का नहीं है, वो बाहर से आता है ना। कलकत्ता से, आप पता नहीं, शायद कलकत्ता से आता है, मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली exactly। तो ममता जो है उसकी फ्रेंड होती है, प्रशांत की फ्रेंड है ममता, प्रशांत की दोस्त है, जिसके साथ पत्र व्यवहार भी चलता है ममता का, ठीक है।
प्रशांत की दोस्त है ममता। और प्रशांत की प्रेमिका कौन है? वो है कमली। ठीक है, प्रशांत की प्रेमिका या फिर पत्नी कह सकते हैं, वो कमली है। और ममता जो है वो प्रशांत की दोस्त है। ठीक है, क्लियर है? तो ममता के साथ लगातार उसका पत्र व्यवहार चलता रहता है। और ममता जो है क्या करती है, ममता को वो हर चीज बताता है कि यहाँ का माहौल कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर अंधविश्वास है, इस तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं, है ना। वो हर हर एक इंफॉर्मेशन किसको देता है? ममता को। और ममता उसके साथ बातचीत करती रहती है पत्र के थ्रू। प्रशांत बोलता है मैम, हाँ, प्रशांत का ही कथन है भाई यहाँ पर। ये ध्यान से सुनेंगे बेटा तभी समझ आएगा ना, मेरे को गुस्सा मत चढ़ाओ अभी, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्लास में अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रशांत ममता को बोल रहा है। ठीक है, तो आपने मुझसे यानी कि आरती ने मुझसे सुबह सवाल किया था कि ममता या फिर कमली, तो मैंने कहा था ममता। ममता कोई और पात्र है, कमली कोई और है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि प्रशांत की जो दोस्त है ममता, और जो कमली है वो प्रशांत की पत्नी या फिर प्रेमिका। पहले प्रेमिका होती है फिर बाद में उनकी शादी हो जाती है, ऐसा ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि जो मैरीगंज है, मैरीगंज गांव, मैरीगंज गांव का नाम मैरीगंज क्यों पड़ा था? ओके, अभी समझ आ गया आपको। अभी मुझे बताओ कि मैरीगंज, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, इसलिए मैं कुछ खाली स्लाइड्स लेती हूँ। आप सभी ध्यान से क्लास में बैठेंगे, कोई फालतू बात नहीं करेगा, ठीक है। कोई भी किसी ने बात करनी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, आउट ऑफ सब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए कोई भी बात आपकी। एमए में पढ़ा था, फिर आप भूल गए कि कौन है ममता। ओके, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैरीगंज गांव का नाम मैरीगंज क्यों पड़ा। बात करते हैं मैला अंचल से, है ना। विनोद क्लास में है, मैंने पूछा था पहले भी। हाँ, वेरी गुड। सबसे पहले बात करते हैं मैला अंचल। आंचल जो है वो एक वस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, आंचल। ठीक है, आंचल वस्त्र के रूप में भी ये शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन इस उपन्यास में आंचल जो है वो एक जगह विशेष, स्थान विशेष के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये जो आंचल है, यहाँ मैला आंचल, ये एक स्थान विशेष के रूप में प्रयोग किया गया है, ये नाम आंचल। ठीक है, तो आंचल आपको पता चल गया क्या है, मैला आपको पता ही है गंदा, है ना। तो एक तो मैला आंचल, एक तो ये जगह को दर्शाता है कि मैरीगंज की स्थिति, मैरीगंज गांव की स्थिति कैसी है, बिहार के पूर्णिया जिले में जो मैरीगंज गांव है उसकी स्थिति कैसी है। मतलब आपने, मैंने सुबह आपको पढ़ाया था, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, वो सारी चीजें, मतलब कि सब कुछ है इसमें। अंधविश्वास भी है ना, डॉक्टरों पे विश्वास भी है, और ज्योतिषियों पे विश्वास भी है। पहले तो डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं करते वो लोग, है ना। देसी दवाइयों पे, जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उन पे विश्वास नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि अंग्रेजी दवाइयां हमें नहीं चाहिए, अंग्रेजी डॉक्टर हमें नहीं चाहिए, विरोध करते हैं। और सबसे ज्यादा विरोध कौन करता है? ज्योतिषी विरोध करते हैं, ज्योतिषी जी, है ना। और उनके साथ और भी लोग होते हैं जो विरोध करते हैं। क्यों विरोध करते हैं? वो इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो काम धंधा है वो चौपट ना हो जाए, है ना। अगर वो विरोध ना करे तो उनका काम धंधा चौपट हो जाएगा, उनसे कोई भी भविष्यवाणी नहीं करवाएगा, कोई भी नहीं पूछेगा मेरे परिवार में अब क्या होने वाला है, मेरे जीवन में अब क्या होने वाला है, मुझे कौन सा यज्ञ करवाना पड़ेगा, कौन सी पूजा पाठ करवाना पड़ेगा जिससे मेरी परिवार से मुसीबत टल जाए, है ना। तो ऐसे करके वो ज्यादा लूटते भी होंगे लोगों को, पैसे भी लेते होंगे इस तरह से, है ना। तो वो विरोध करते हैं कि इस चीज का कि अंग्रेजी डॉक्टर नहीं होना चाहिए, अंग्रेजी दवाइयां भी हमें नहीं चाहिए। और वो जब डॉक्टर प्रशांत वहां पर आते हैं तो वो बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये एक क्षेत्र विशेष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे मैंने मैला, हाँ मैला ही है ना। क्षेत्र विशेष के बारे में बताया गया है एक तो। दूसरा जो कमली है, आपको पता है कमली और प्रशांत को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। ठीक है,
कमली को कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है और वो बार बार बेहोश हो जाती है, तो उस कारण से प्रशांत को उसके घर में भी जाना पड़ता है ना। और वही प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत ही उसका इलाज कर रहा होता है, और जो कमली है वो तहसीलदार की बेटी है। तो दोनों में प्रेम हो जाता है। पहले कमली को प्रेम होता है। कमली क्या करती है, अकेले में पत्र लिखती है प्रशांत को, कहती है हे प्राणनाथ, ऐसे करके पत्र लिखती है। 7-8 बार पत्र लिखेगी और फिर पढ़ेगी, उसको खुद ही पढ़ती थी, भेजती नहीं थी प्रशांत को, क्योंकि वो उसका अभी एक तरफा प्रेम था प्रशांत के साथ। अभी इतना लंबे लंबे मतलब बिल्कुल भी मत लिखो, मैं पढ़ूंगी नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर मेरा फ्लो बिगड़ गया तो मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। तो प्रशांत और कमली, जो कमली है, जो कमली को पहले प्यार हो जाता है प्रशांत से, और वो खुद ही लेटर लिखती है और खुद ही पढ़ती है, और बाद में उसको फाड़ देती है। फाड़ फाड़ के वो एक जगह पे इकट्ठा कर रही है उनको अलमारी में, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि कमली को प्रशांत से प्रेम है, लेकिन बाद में प्रशांत को भी कमली से प्रेम हो जाता है जब कमली इजहार करती है अपने प्यार का। और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों की शादी नहीं हुई होती है, लेकिन कमली जो है वो माँ बन जाती है, मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसी कारण से क्या ये बात मतलब पूरे घर में फैल जाती है, सबको पता चल जाता है कि कमली जो है वो प्रेग्नेंट है और उसने अपने आंचल में दाग लगा लिया है, ठीक है। तो इस कारण से भी इसको मैला आंचल की संज्ञा दी गई है। एक तो ये वाली कथा, ये वाली कहानी की वजह से, और दूसरा किसकी वजह से, मैरीगंज का जो गांव है, जो स्थान विशेष है, उसमें भी मतलब जैसे कवि कहता है, इसमें फूल भी है, फणीश्वरनाथ रेणु जी का ये उपन्यास है, तो वो कहते हैं इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है ना। ये वाला कथन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको इसको कि किसका कथन है। ये क्या कहते हैं वो, इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है ना। तो लास्ट में कहते हैं कि मैं किसी से दामन बचा करके भाग नहीं सका। तो ये वाला कथन आपसे पूछा जा सकता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर प्रशांत मत लिख के आ जाना, या फिर कमली मत लिख के आ जाना, वहां रेणु का, फणीश्वरनाथ रेणु जो लेखक हैं इसके, उन्होंने लिखा है, और ये भूमिका में लिखा है उन्होंने ये कथन। ये मैंने आपको सुबह सब बता दिया है, अभी मैं थोड़ा डिटेल में आपको स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। तो भूमिका में इन्होंने ये कथन लिखा, आपको पता भूमिका लेखक लिखते हैं, ओके। तो प्रशांत और कमली का कथन नहीं है ये, रेणु का कथन है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि मैरीगंज गांव की, मैंने आपको सुबह बता दिया था, बिहार, बिहार एक राज्य है। कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। बिहार एक राज्य है, और पूर्णिया एक जिला है, राइट। और मैरीगंज इसी जिले का एक गांव है, मैरीगंज। अब जो मैरीगंज है, इस गांव का नाम पहले कुछ और होता है, ओके। तो एक मिनट में देख लेती हूँ इसका नाम पहले क्या था। मैरीगंज, नवाबी तड़बन्ना, नवाबी तड़बन्ना पहले इसका नाम था, पहले, ठीक है। मैरीगंज गांव का नाम पहले क्या था, नवाबी तड़बन्ना, ठीक है। तो बाद में इसका नाम मैरीगंज क्यों रखा गया, मार्टिन, मार्टिन और मैरी, मार्टिन नामक एक अंग्रेज था, ठीक है। मार्टिन की पत्नी थी मैरी, मार्टिन की पत्नी थी मैरी। ये दोनों अंग्रेज थे और इनकी नई नई शादी हुई थी। तो नई शादी के बाद ये घूमने के लिए कहां पर आए, नवाबी तड़बन्ना गांव में, ओके। तो यहां पर क्या हो गया, ये अंग्रेज जो मार्टिन था, अंग्रेज ने बहुत ढोल पीट करके और जोर जोर से ऊंची आवाज में कह करके क्या कहा, इस गांव का नाम आज से क्या है, मैरीगंज है। मतलब घोषणा कर दी कि इस गांव का नाम आज से क्या होगा, मैरीगंज होगा। इस गांव का नाम क्यों मैरीगंज होगा, क्योंकि उनकी वाइफ का नाम मैरी था, तो अपनी वाइफ के नाम पर उस गांव का नाम मैरीगंज रख दिया। यहां तक क्लियर है सबको,
यहां तक कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल है? ओके। तो इसके बाद इस गांव का नाम मैरीगंज पड़ जाता है। और क्या होता है कि डॉक्टर प्रशांत यहाँ पर आ जाते हैं इस गांव में। आ, हाँ, एक और बात, मार्टिन और मैरी जब नई नई शादी करके इस जगह पर आते हैं, इस गांव में आते हैं, तो मलेरिया हो जाता है मैरी को। और यहाँ पे वैसे ही अंधविश्वासी लोग रहते हैं, वो डॉक्टर डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं करते हैं, है ना। तो मैरी को मलेरिया हो जाता है और मैरी की मृत्यु हो जाती है। तो इस कारण से मार्टिन की यहाँ जमीन होती है, मैरीगंज में मार्टिन की अपनी जमीन होती है जिस पर उनका मालिकाना हक होता है। तो वो क्या करते हैं, उस जमीन को कहते हैं कि मैं इसको हॉस्पिटल बनाने के लिए दे दूंगा इस जमीन को, कि एक मलेरिया का हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो है वो अंधविश्वास से आजाद होकर डॉक्टरी इलाज करवाया करें, है ना। तो वो अपनी जमीन दे देते हैं हॉस्पिटल बनाने के लिए। तो हॉस्पिटल बनाने के लिए जब वो जमीन देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर हॉस्पिटल बनता है। डॉक्टर प्रशांत भी यहाँ पर मलेरिया पर ही खोज करने के लिए आते हैं, डॉक्टर प्रशांत जिनके बारे में हमने सुबह पढ़ लिया था, ठीक है। डॉक्टर प्रशांत यहाँ पर खोज करने के लिए, पीएचडी करने के लिए आते हैं, शोध करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आकर के जब वो देखते हैं इस गांव में, मतलब कि जब प्रशांत ने आना होता है तो सारे लोगों में बड़ा उत्साह सा फैल जाता है कि कोई मतलब कोई दूसरे ग्रह का कोई व्यक्ति आ रहा है ना यहाँ पर। तो इस तरह से लोग बड़े खुश हो जाते हैं और सब उसको घेर के खड़े हैं प्रशांत को। तो प्रशांत के साथ उसका नौकर भी होता है, नौकर का नाम है प्यारू, ठीक है। क्या नाम है? प्यारू। नौकर है किसका? प्रशांत का। प्यारू प्रशांत का नौकर है। तो नौकर को क्या कहता है वो प्रशांत की, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, पहले मैं नहाऊंगा। तो वो नहाने के लिए, अब इस गांव में तो मतलब साबुन भी नहीं है। इस गांव में क्या, पहले जमाने में वैसे भी साबुन बहुत कम मिलते थे, है ना। और गांव में तो बहुत ही रेयर मिलती थी ऐसी चीजें, क्योंकि इतना मतलब गांव का एरिया जो है वो बैकवर्ड भी होता था और गरीबी के कारण भी लोगों के पास नहीं होता था सामान। तो उस समय साबुन नहीं था, है ना। और प्रशांत ने नहाना है, तो साबुन लाने के लिए एक पता चलता है कि जो तहसीलदार की बेटी है कमली, वो अ, उसके पास मतलब साबुन मिल सकता है ना। तो ये वाली बात एकदम से फैल जाती है कि कटिहार में, कटिहार गांव होता है कमली का। अगली वाली स्लाइड में मैं लिख देती हूँ, कटिहार गांव। कटिहार गांव जो इस जगह से है, इस एरिया से उनको समझ आ रहा होगा। कटिहार गांव का नाम है। और यहाँ पर रहती है कमली, ये कमली का गांव है, ठीक है। कमली का नाम कहीं कहीं कमला भी मिलता है। और कमला जो है वो नदी भी है, कमला एक नदी भी है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, बहुत ध्यान से इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से करना है। कमला जो है वो नदी भी है, इस उपन्यास में नदी का नाम भी है, ठीक है। तो बताते हैं कि कटिहार गांव में साबुन मिलेगा, मतलब वो दूसरे गांव में, दूसरा गांव है मैरीगंज से, दूसरा गांव है वो कटिहार। वहां पर साबुन मिलेगा। जो तहसीलदार की बेटी है वो गमकौआ साबुन से नहाती है। कौन से साबुन से नहाती है? गमकौआ साबुन से। ये थोड़ा थोड़ा मैंने स्टोरी का हिस्सा लिया हुआ है, जिसने पढ़ा होगा उसको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बता रहे हैं कि किसी ने कह दिया कि जो तहसीलदार की बेटी है वो गमकौआ साबुन से नहाती है, और सारा गांव जो है वो गम गम करने लगता है। इस तरह से उसमें लिखा हुआ है ना। गमकौआ साबुन से नहाती है और सारा गांव क्या करने लगता है? गम गम करने लगता है। ये इसमें एक मतलब कथन है, ये पूछा नहीं जाएगा आपको, मैं वैसे ही बता रही हूँ, ठीक है। और सारा गांव क्या करने लगता है? गम गम करने लगता है। ओके, इतना हो गया। मतलब जो ये कटिहार गांव है, ये आधा बंगाल में है और आधा बिहार में है, ठीक है। आधा बंगाल और बिहार दोनों का हिस्सा है ये।
ये मतलब ऐसी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो साबुन लाया जाता है कहाँ से? कमली के पास से लाया जाता है साबुन। और फिर डॉक्टर प्रशांत नहाते हैं और साबुन मतलब उसी के धीरे धीरे उनका जो है प्रेम प्रसंग जो है यहाँ से ही चलना शुरू हो जाता है, शुरुआत हो जाती है एक तरीके से। तो आगे क्या होता है इसके बाद, यहाँ तक अब सबको क्लियर है। कमला नदी का नाम भी आप ध्यान रख लेंगे यहाँ पर कि कमला नदी भी है इस उपन्यास में एक। और पिछली बार इसमें से एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अभी अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था कमली, कमली को लेकर के। कमली का नाम कमला बता दिया था उसमें, है ना। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर उपन्यास की पूरी बुक उठा लेता है और वहीं से कोई भी पेज खोल करके जो आगे सामने आ गया नाम वो डाल दिया, है ना। तो वहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि कमला कमला मतलब नदी का नाम भी है, तो हम मतलब कमला नाम की तो कोई पात्र ही नहीं है उसमें, तो कमली नाम की पात्र है ना। तो यहाँ पर आपको दिमाग से काम लेना है कि कमला पात्र है, पात्र की बात हो रही है या कमला नदी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बुद्धि से काम लेना है, बुद्धि को खोल करके आपको वहां पर बैठना है एग्जाम में, ठीक है। अब क्या बात है कि जो मार्टिन है, मार्टिन अस्पताल बनाना चाहता था वहां पर, और जो लोग हैं विरोध करते हैं कि ये लोग जो है नपुंसक बनाना चाहते हैं लोग, गांव के लोगों को, और रोग फैलाने आए हैं इस तरह से। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है वहां पर गांव में हैजा फैल जाता है, जैसे ही प्रशांत आते हैं हैजा फैल जाता है, और जैसे ही हैजा फैल जाता है तो गांव के लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन डॉक्टर प्रशांत अपनी बुद्धि से काम लेते हैं और लोगों का इलाज करते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। इसी कारण से प्रशांत जो है वो सबका प्रिय बन जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात है, यहाँ तक तो हो गया कमली और प्रशांत की बात, बीच बीच में हम और बात करते रहेंगे। सही से पढ़े तो ओके। मैं तो ये बता रही हूँ कि नदी और उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। बाकी आप सही से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये बता रही हूँ कि नदी, कमला नदी भी है उसमें, तो नदी के साथ कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ओके। आगे हम चलते हैं। इसमें संथाल जनजाति का वर्णन है। ये आपको सुबह सब कुछ बता चुकी हूँ। संथाली जो जनजाति है उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब जो संथाली जनजाति है वो कहाँ से आई है? जंगली है, जंगलों से आए हैं, और ये खेती बाड़ी करते हैं और राजपूतों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, है ना। क्योंकि उस समय क्या होता है कि कुछ क्या कहते हैं उसको, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसा ऐसा कुछ रूल निकलने वाला है कि जिस जिसकी जो जो भी जमीन है, जितनी जितनी जमीन जिसके पास है उस पर उसका मालिकाना हक हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, हड़पना चाहते हैं जमीन की भी। अब हमें मालिकाना हक मिल जाएगा तो जितनी ज्यादा हमारे पास जमीन होगी तो उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, हमारे हक में हो जाएगी जमीन, है ना, उतनी ज्यादा जमीन हमें मिल जाएगी। तो इस कारण से वो क्या करते हैं, एक दूसरे की जमीन को हड़पना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो संथाली जनजाति है वो क्या कर रही है, वो राजपूतों की जमीन को हड़पना चाह रही है। और ऐसे ऐसे से करके क्या हो रहा है, लड़ाइयां फैल रही हैं, झगड़े फैल रहे हैं, है ना। तो लड़ाइयां झगड़े जब फैल रहे हैं सबके बीच में, तो इसी कारण से जो कायस्थ है और राजपूत है ना, वो संथाली जनजाति पर हमला कर देते हैं, ठीक है। तो जब उन्होंने हमला कर दिया तो जो प्रशांत है, प्रशांत संथाली जनजाति के ऊपर मतलब उनके साथ जो है सहानुभूति रखते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग इसमें मर जाते हैं, संथाली जनजाति के कुछ लोग मर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बात हो गई यहाँ पर। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कबीर पंथ के मठ का जो वर्णन है, कबीर पंथ के मठ का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, कबीर पंथ के मठ में लक्ष्मी नाम की एक पात्र है, एक एक पात्रा है। इसका लगातार शोषण हो रहा है ना। उससे जो लोग हैं गलत नजर से देखते हैं मठ के भीतर ही। ये इसमें और भी कुछ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, अभी मुझे याद आएगा तो बता दूंगी, लेकिन लक्ष्मी तो इसमें है ही मुख्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बावन दास हैं। बावन दास जो एक इंपॉर्टेंट पात्र है, बावन दास,
बावन दास जो है वो क्या है? गांधी जी का प्रतीक है। गांधी जी का प्रतीक है। अब ये गांधी जी का प्रतीक कैसे है? गांधी जी का प्रतीक कैसे है? क्योंकि ये भी क्या करते हैं, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी की तरह ही, है ना? सही, सत्य और अहिंसा के पुजारी हैं, बिल्कुल गांधी जी की लीक पर ही चलते हैं। और क्या करते हैं ये? एक दो पात्र है इसमें, एक जैसे, अभी दूसरे का नाम बताती हूँ। बावन दास का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि पूछा जाता है कि गांधी जी का प्रतीक कौन है इस उपन्यास में। तो बावन दास जो है इसमें गांधी जी का प्रतीक है, अहिंसावादी है ना? सत्य और अहिंसा इनकी भी इनका भी मतलब वो ये उसी चीज को फॉलो करते हैं जैसे गांधी जी। और जैसे ही गांधी जी गलत का विरोध करते हैं, ये भी विरोध करते हैं। और एक कपूर चंद कापरा करके एक व्यक्ति है जो इनकी हत्या कर देता है, मतलब बावन दास की हत्या कर देता है। और जो कपूर चंद है, कपूर चंद कापरा, है ना? वो कापरा जो है क्या करता है, मतलब ब्लैक मनी जो है वो लेकर के आता है, काला धन, काला धन लेकर के आ रहा है काली गाड़ियों में, है ना? और पुलिस वाले भी इनके साथ ही मिले होते हैं, भ्रष्टाचारी, मतलब वो घूस ले लेते हैं पुलिस वाले पहले ही। तो इसको जब पता चलता है बावन दास को कि ऐसा ऐसा वो कापरा है जो ऐसे ऐसे कर रहा है, और मतलब भ्रष्ट व्यक्ति है वो, तो जाकर के वो पुलिस वालों से हेल्प मांगता है कि उसको उसका कुछ किया जाए। तो पुलिस वाले तो पहले ही घूस ले चुके होते हैं, रिश्वत ले चुके होते हैं, इसलिए वो चुप रहते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। तो जब वो कुछ नहीं कहते हैं तो क्या होता है कि बावन दास एकदम से आगे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि ये सोच करके कि मैं अकेला ही काफी हूं, है ना? विरोध करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूं, जिस प्रकार से गांधी जी ने किया था, सेम टू सेम। तो वो सोचता है कि विरोध करने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, चलो मैं, अगर पुलिस वाले मिले हैं तो मैं तो करता हूँ अपना काम। तो जब वो अपना काम करने के लिए, मतलब विरोध करने के लिए जाता है, तो आगे वो रोड पे खड़ा हो जाता है, आगे उनको जाने नहीं देता है। लेकिन जो कापरा है वो क्या कहता है कि हट जाओ तुम, नहीं तो तुम्हें हम कुचल देंगे, है ना? तो वो क्या करते, वो हटता नहीं है और उसको कुचल दिया जाता है। मतलब गाड़ियां उसके ऊपर से जा रही हैं और वो बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, और वो मर जाता है। तो जिस तरह से गांधी जी की हत्या हुई, उसी तरह से बावन दास की भी हत्या हो जाती है। तो इसी कारण से ये गांधी जी का प्रतीक है बावन दास। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? यहां तक कोई सवाल? यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बता सकते हैं। और जो ये बावन दास है, बावन दास की जो लाश है वो पाकिस्तान में फेंकी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात आती है जो कि मैं, मुझे पीछे ही कर कर लेनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। प्रशांत को जेल भेज दिया जाता है ना? प्रशांत प्रशांत का पता है आपको, वो जेल चला जाता है। और कमली यहाँ पर कमली की डिलीवरी होने वाली होती है, वो बच्चे की माँ बनने वाली होती है ना? तो गांधी जी की जैसे ही हत्या हो जाती है, आई मीन बावन दास की भी हत्या हो जाती है, गांधी जी की हत्या हो जाती है। और इसमें वैसे भी ये जो उपन्यास है, इसमें आजादी के दो खंड है ना, इसमें हमने सुबह पढ़ा था, दो खंड है। एक में तो आजादी से पहले की बात है, और दूसरे में आजादी के बाद की। ठीक है, तो यहां पर जब गांधी जी की हत्या होती है, तो पूरे देश में पूरा क्या क्या मचा हुआ है, मतलब मातम जो है वो फैला हुआ है पूरे देश में, पूरा देश परेशान है। तो कमली अपने घर पर है और प्रशांत जो है वो जेल में है ना? तो कमली सोचती है कि मेरे मेरे पास तो इतने सारे लोग हैं, मेरे मम्मी पापा हैं, सब हैं, लेकिन प्रशांत तो जेल में अकेला है, और उसको कौन तसल्ली दे रहा होगा वहां पर, मतलब उसको टेंशन होती है कमली को प्रशांत की। तो यहाँ पर कमली एक पुत्र को जन्म देती है, जब उसका, जब मतलब प्रशांत जेल में होता है और उसके माँ बाप को जब पता चलता है कमली के कि ये प्रेग्नेंट है और माँ बनने वाली है, तो अब प्रशांत तो शादी नहीं कर सकता है उसके साथ, क्योंकि अभी तक तो इनकी शादी नहीं हुई थी। प्रशांत शादी नहीं कर सकता है क्योंकि वो जेल में है। ठीक है, तो क्या होता है कि कमली बता देती है, शायद लेटर के थ्रू बता देती है वो प्रशांत को कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ऐसे से। तो क्या होता है कि यहाँ पर ममता, कमली के पास ममता जो है, जो प्रशांत की फ्रेंड है ममता, ममता कमली के बच्चे का नाम रखती है। ठीक है, बताओ क्या नाम रखती है?
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कमली के बच्चे का नाम किसने रखा था। तो जब प्रशांत जेल से आता है तो दोनों को अपना लेता है, माँ और बच्चा दोनों को, ठीक है। बच्चे का नाम रखती है, क्या नाम रखती है, किसी को पता है तो बता सकते हैं जल्दी से। किसी को पता है? ओके, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीलोत्पल। पूछा जाता है ये कमली के बच्चे का नाम नीलोत्पल नाम था, ठीक है। और ये किसने रखा था? ममता ने रखा था। ये पॉइंट क्लियर है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था एक और पात्र, एक तो हमने बावन दास की बात कर ली, जो सत्य और अहिंसा का प्रतीक है, सॉरी गांधीवाद का प्रतीक है। एक है इसमें बालदेव, बालदेव करके एक पात्र है। बालदेव ये क्या है? कांग्रेसी नेता है। और जय हिंद बोलता है। ये भी पूछा जा सकता है आपको कि जय हिंद कौन बोलता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। और खदड़, हमने सुबह पढ़ा था ना, खदड़ पहनता है, खदड़ ऐसे करके लिखा था उसमें। खदड़ पहनता है, खदड़ मतलब कि खद्दर, जिसको खादी भी कह सकते हैं हम। ओके, पूछ ये मतलब इंपॉर्टेंट है, ऐसे मत सोचना मैं ऐसे लिख रही हूं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। खद्दर पहनता है, खादी पहनता है, खद्दर पहनता है, जय हिंद बोलता है, कांग्रेसी नेता है, बालदेव, ठीक है। बालदेव की बात हो रही है यहाँ पर, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बालदेव और बावन दास में, ठीक है। बावन दास की बात हम पहले कर चुके हैं। ये है बालदेव, ठीक है। और ये क्या करता है? खद्दर पहनता है, और बाद में इसको इसका मतलब ये लक्ष्मी के साथ रहने लग जाता है। लक्ष्मी, वही लक्ष्मी जिसके बारे में हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो कबीर पंथ के मठ में शामिल थी, ठीक है। और ये भ्रष्टाचार में भी शामिल हो जाता है बाद में, धीरे धीरे बालदेव जो है भ्रष्टाचार में शामिल हो जाता है। लेकिन बावन दास जो है वो क्या करता है? अकेला ही खड़ा रहता है, सत्य और अहिंसा को लेकर के, गांधीवाद का जो प्रतीक होता है, ठीक है। इतना यहां पर क्लियर हो गया आपको। उसके बाद एक पात्र है वासुदेव। एक स्लाइड और ले लेती हूँ। हम्म, एक पात्र है इसमें वासुदेव। वासुदेव ये कांग्रेसी झंडे को खिचड़ी पार्टी का झंडा कहता है, ठीक है। कांग्रेसी झंडे को क्या कहता है ये? हम्म, अभी मैंने बताया था जो जमींदारी उन्मूलन प्रथा आने वाली थी इसमें, जो मुझे याद नहीं आ रहा था अभी। जमींदारी उन्मूलन प्रथा, ये कैसी प्रथा थी? ये कैसी प्रथा थी कि जो जो जमीन जिसके पास है, जिसके पास जितनी जितनी जमीन है, उस पर उनका मालिकाना हक हो जाएगा। इसीलिए सभी क्या कर रहे थे? कब्जा कर रहे थे जमीनों पर, और लड़ाइयां उसी वजह से फैल रही थी, ठीक है। और
और क्या है इसमें, एक बुर्जुआ वर्ग के बारे में वर्णन किया हुआ है जो कि हमने सुबह पढ़ लिया था। बुर्जुआ वर्ग, बुर्जुआ वर्ग को ही पूंजीपति वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, ये बस आपको याद रखना है कि पूंजीपति वर्ग को ही बुर्जुआ वर्ग कहते हैं। पूंजीपति वर्ग मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा पूंजी हो, बहुत ज्यादा अमीर व्यक्ति हो, और हिंसा की बातें करते हैं ये लोग। ठीक है, तो हिंसा करके ही तो संपत्ति हड़पते हैं, हिंसा की बातें। बस इस तरह से थोड़ा सा याद रख लेना आपको ये। अच्छा, जो बालदेव है, अभी हम बालदेव के बारे में पढ़ रहे थे। बालदेव पहले अच्छा व्यक्ति होता है ना, तो क्या करता है वो, तो चन्नन पट्टी का होता है। हमने सुबह पढ़ा था ना, चन्नन पट्टी गांव का, चन्नन पट्टी गांव का व्यक्ति होता है वो। अब जहां पे मैंने बालदेव के बारे में, आप जहां पे नोट्स बना रहे हैं एक साथ ही लिख लेना, ठीक है। जैसे मैंने पिछले स्लाइड पे लिखा था बालदेव के बारे में, तो अभी जो जैसे जैसे मुझे याद आ रहा है, आपने एक ही जगह लिखना ही है सारा, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोई भी। ठीक है, बालदेव जो है वो चन्नन पट्टी का था, और ये अपने गांव के विकास के लिए काम करता था। चन्नन पट्टी का मतलब इसने बहुत ही चमकदार, अपने गांव को इसने बहुत ही चमकदार बनाया हुआ था, अपने गांव की साफ सफाई के लिए ये काम करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यानी कि मैरीगंज में आया था ये, मैरीगंज में इसकी मौसी थी, मौसी के घर पे आया था। ठीक है, मौसी के यहाँ आया था। मैरीगंज में ये मौसी के यहाँ आया था, और ये खादी पहनता था, मैंने बता दिया आपको, खद्दड़ पहनता था वही, है ना। और इसने क्या कहा था कि मैं इस गांव को चन्नन पट्टी बना देना चाहता हूँ। ठीक है, ये कथन अगर आपको पूछ लिया जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कथन है, कि मैं इस गांव को चन्नन पट्टी बना देना चाहता हूँ। चन्नन पट्टी मतलब कि मैं सुंदर बना देना चाहता हूँ, जैसा मेरा गांव सुंदर है। ठीक है, और लक्ष्मी के बारे में हमने कहां पर बात की थी, कबीर पंथ मठ में। कबीर पंथ मठ में जो शामिल थे वो कौन कौन थे, लक्ष्मी, रामदास प्लस महंत। ठीक है, ये इन तीनों का नाम एक साथ लिख लेना, ये सब कबीर पंथ मठ में शामिल थे। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि जो पूर्णिया जिला है, पूर्णिया, पूर्णिया जिले के मतलब 20 मैथिली लोकगीतों का वर्णन मतलब 20 मैथिली लोकगीत हैं इस उपन्यास में। मैथिली लोकगीत, अब बताओ मैथिली लोकगीत क्यों है इसमें। लगभग, ठीक है, मतलब ये टोटल लगभग कर लेना इसको, लगभग 20, मतलब थोड़ा एक दो ऊपर नीचे हो सकता है लगभग का मतलब। ठीक है, तो 20 लोकगीत है इसमें लगभग, और मैथिली लोकगीत हैं, तो मैथिली में क्यों है ये बताओ आप। हम्म, पूर्णिया जिला जो है वो मैथिली से संबंधित है, ठीक है, मिथिला से। पूर्णिया जिले का संबंध है मिथिला से, है ना, वहां की जो लैंग्वेज है वो यही है। और आप जब इसको पढ़ेंगे ना पूरे उपन्यास को, तो आप देखेंगे इसमें पूरी लोकल लैंग्वेज लिखी हुई है ना। वहां की भाषा मैथिली थी, यस बिल्कुल। पूर्णिया जिले का संबंध इससे मैथिली से था। ठीक है, गुड। तो यहां तक। और जो गांव में ज्यादातर, क्योंकि गांव जो है वो पूरा बैकवर्ड था और पढ़े लिखे लोग नहीं थे वहां, 10 एक लोग थे जो हस्ताक्षर कर सकते थे वहां पर। ठीक है, मतलब कुल मिला के 10 लोग थे जो हस्ताक्षर कर सकते थे, बस इतना आपको याद रखना है। आजादी से पहले और आजादी के बाद की कहानी है। तमस में भी आजादी से पहले और आजादी के बाद की कहानी है, और तमस उपन्यास हम कल पढ़ेंगे। तमस भी 2 खंडों में है, और इसमें भी 2 ही खंड हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम, मैला अंचल, मैला अंचल में भी 2 ही खंड है। इसमें भी आजादी से पहले की बात है और बाद की बात है, और दोनों में मतलब दोनों में आजादी से पहले की और बाद की बात है। ठीक है, अब और कोई चीज छूट गई हो तो एक बार मैं देख लेती हूँ, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं। हम्म,
इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से मतलब मिलान करने के लिए आता है प्रश्न कि किस उपन्यास का संबंध किस गांव से है, ठीक है। जो आंचलिक है, जिसमें अंचल विशेष का वर्णन है, तो वो पूछा जाता है कि किस मतलब मिलान करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो जो परती परिकथा है, परती परिकथा भी इनका ही है। किसका? परती परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, इनके ही उपन्यास है सारे, है ना। तो जो परती परिकथा है ये भी रेणु का ही उपन्यास है, और इसमें पूर्णिया जिले की ही स्टोरी है। इसमें भी पूर्णिया जिला का वर्णन है, ठीक है। तो इनके दो उपन्यासों में पूर्णिया जिले का वर्णन है, ये आपको याद रखना है। और और क्या, जो एक इनका राम रतन राय उपन्यास है, राम रतन राय रेणु का, वो अधूरा है, अपूर्ण है। अपूर्ण या फिर अधूरा मतलब पूरा नहीं लिखा गया है, जिसको जो आधा रह गया और मृत्यु हो गई, ऐसा होता है ना, तो इसलिए ये वाला अपूर्ण रह गया है, राम रतन राय। इसको आपको याद रखना है। अच्छा, प्रथम आंचलिक उपन्यासकार किसको कहा जाता है? रेणु को। ये आपको सुबह भी बताया था, है ना। इसमें और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूं। प्रथम आंचलिक उपन्यासकार कौन है? रेणु। और प्रथम आंचलिक उपन्यास उपन्यास कौन सा है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये मैं सुबह भी बता चुकी थी आपको। अगर प्रथम आंचलिक उपन्यास पूछा जाए और वहां पर ऑप्शन में आपको देहाती दुनिया, देहाती दुनिया, ये शिव पूजन सहाय का, ये 1926 में इसका समय है, और ये शिव पूजन सहाय का उपन्यास है। शिव पूजन सहाय। अब देखो, कुछ विद्वानों ने ना इसी को माना है पहला आंचलिक, ठीक है। हाँ, तो पहला आंचलिक उपन्यास कुछ विद्वानों ने इसको ही माना है। तो वहां पर अगर आपको दोनों ऑप्शन में हो, अगर आपको पूछ लिया जाए कि पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, और वहां पर आपको ऑप्शन में हो मैला अंचल और देहाती दुनिया, तो वहां पर आपको क्या लगाना? अगर दोनों ऑप्शन, वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे, अगर होंगे तो आपको कौन सा लगाना है? देहाती दुनिया, क्योंकि ये 26 में है, ठीक है। और मैला अंचल जो है वो 54 में है। मैला अंचल का समय क्या है? 54 है, ठीक है, 1954। तो ये दूसरे नंबर पर आता है। बट आंचलिक शब्द का प्रयोग कुछ, क्योंकि कुछ विद्वानों ने इसी को माना है, मैलांचल को ही पहला, है ना। तो इसमें थोड़ा सा लड़ाई है, चलती है, मतलब कि अपना अपना मत है सबका। तो मैला अंचल को कुछ विद्वानों ने इसी को पहला माना है, और ये कह करके माना है कि आंचलिक तत्व मतलब आंचल शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया है? रेणु ने किया है। तो आंचल शब्द का प्रयोग और किसी स्थान विशेष के लिए किसने प्रयोग किया है? रेणु ने किया है। देहाती दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि वो भी एक अंचल विशेष को लेकर के लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसके बाद आप पूछा जाता है आपको राग दरबारी के बारे में। राग दरबारी किसका उपन्यास है? राग दरबारी, जल्दी से। शिवपालगंज का वर्णन है इसमें। शिवपालगंज किसका वर्णन है? शिवपालगंज का। किसका है ये? श्रीलाल शुक्ल का। अब देखो, किसी का जवाब नहीं आ रहा, आपके सिलेबस के उपन्यास ही पूछ रही हूं मैं आपको, है ना। और अगर आपका जवाब नहीं आएगा तो फिर आप क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ रहे होंगे, मुझे पता नहीं है। ओहो, श्रीलाल शुक्ल। ओके, आगे है आधा गांव। आधा गांव किसका है? आधा गांव, टोपी शुक्ला, ऐसे करके उपन्यासों के नाम। आधा गांव बताओ किसका है? आधा गांव में कौन सी जगह का वर्णन है? गंगौली। इस तरह से मिलान करने को आपको दे दिया जाएगा। राग दरबारी को पूर्णिया के साथ जोड़ दिया जाएगा, आधा गांव को शिवपालगंज के साथ जोड़ दिया जाएगा, इस तरह से। तो आपको मिलान, सही मिलान करना है वहां पर, तो ये पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक और बात है, जैसे कि जैसे मैंने कहा, देहाती दुनिया और मैला अंचल में विद्वानों में क्या आपस में मतभेद है। राही मासूम रजा, वेरी गुड आरती, राही मासूम रजा।
ठीक है। 1925 श्रीलाल शुक्ल, 1925 है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी 68 है। हाँ जी, राग दरबारी 68 है। 25 कौन है? 25 कौन सा वाला है? ओके, तो जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने पहला उपन्यास, हिंदी का पहला उपन्यास किसको माना है? प्रथम उपन्यास किसको माना है? बताओ जल्दी। और पहला उपन्यासकार? पहला उपन्यास और पहला उपन्यासकार? परीक्षा गुरु, वेरी गुड। तो परीक्षा गुरु को इन्होंने पहला उपन्यास माना है। और पहला उपन्यासकार किसको माना है? मान जाओगे आपको अगर बता दोगे जल्दी। इसमें वासुदेव, कालीचरण है ना, ये भी पात्र हैं। बट जो इंपॉर्टेंट पात्र है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इतने ही ध्यान रखने हैं आपको, है ना। ये एक्चुअली विनोद ने सवाल किया था मुझसे, इसलिए मैं पूछ रही थी। सवाल नहीं किया था, कहा था कि मैम मुझे मैला अंचल में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत सारे पात्र हैं। हालांकि इसमें 256 पात्रों का वर्णन है। 256 पात्र हैं इस उपन्यास में पूरे में। कितने? 256 पात्र। अब सारे के सारे तो हम याद नहीं रख सकते, है ना। इतने तो लेखक को खुद भी नहीं याद रहे होंगे। लाला श्रीनिवास दास, अच्छा। आरती। 256 पात्र हैं, लेकिन हमें इतने ही ज्यादातर पढ़ने होते हैं और इसी में से पूछा जाता है, जितने मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, इसके बाहर आपको कोई पात्र नहीं पूछा जाएगा और इसके बाहर कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं आपको। कुछ इंपॉर्टेंट जो कथन है वो आप फिर से देख लेना, क्योंकि सुबह आपको लग रहा था कि ममता कौन है, कमली कौन है, इस तरह से। तो एक बार और पढ़ लेना नोट्स, तो आपको जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर हो जाएगा, है ना। कितने बच्चे हैं क्लास में? 13। और जवाब आया है सिर्फ आरती का। मतलब बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना है? हम्म। अब सही है, बट अब सही है। अच्छा, मतलब अब क्लियर हो गया आपको सब, ओके। नहीं, जिसको भी कंफ्यूजन है, विनोद ने कहा था एक्चुअली ये कि मैम मैला अंचल में प्रॉब्लम आ रही है, बस बाकी सब ठीक है। तो मैला अंचल मुझे लग रहा है कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कल वाली क्लास में पूछ सकते हैं। कल हम तमस उपन्यास पढ़ने वाले हैं। अब मैं इसी में से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और उन क्वेश्चंस के जवाब अगर आपने दे दिए तो फिर समझ जाओगे कि आपको समझ आया है ना। किसी का जवाब नहीं आया अभी तक? जाना है, अच्छा। ओके। आपने कहा लाला श्रीनिवास दास ना, तो ये तो परीक्षा गुरु के परीक्षा गुरु जिन्होंने लिखा है ना। तो इन्होंने उपन्यास का ना किशोरी लाल गोस्वामी को माना है पहला। किशोरी लाल गोस्वामी, ठीक है। समझ आ गया? चले। अब ये आपको पता है, ये सब मैंने सुबह पढ़ा दिया है। एक बार मैं फिर से इसको मतलब हल्का हल्का पढ़ रही हूँ ऊपर ऊपर से।
ताकि कुछ उसमें बताने वाला होगा तो दोबारा फिर से बता देती हूँ। 1954 मैलांचल का प्रकाशन फणीश्वर नाथ रेणु 2 खंडों में है। पहले खंड में 44 परिच्छेद हैं, दूसरे में 23। सारे याद रखना है, कुल मिला के 67। मैलांचल विशेष की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है। उपन्यास की कथा भूमि उत्तरी बिहार का पूर्णिया जिला, पता ही है आपको, याद आ गया, ओके। अच्छा, आंचलिक उपन्यास का नायक अंचल होता है, तो इसमें मैरीगंज इसका नायक है, ठीक है। मैरीगंज में क्या क्या है? अंधविश्वास है, लोक संस्कृति का निरूपण, अंचल की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का परिचय पाठक को करवाना। आपको पता है इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैला अंचल से आता ही आता है। मैरीगंज गांव के अंधविश्वास में विभाजित टोले, अब अलग अलग टोले विभाजित होते हैं ना, है ना, तो जातियों के आधार पर जो बंटी होती है टोलियां, तो वैसे ये विभाजित है, अनेक जाति के लोग रहते हैं, उनके साथ ही राजनीतिक मुखौटा ओढ़े हुए लोग भी हैं। और 1946 से लेकर गांधी जी की हत्या यानी कि 48 तक की इसमें कथा है, और 42 के प्रसंग भी आए हैं। ये सब ध्यान रखना है आपको, मैं जल्दी से कर रही हूँ। ओके खुशी, बाय बाय, टेक केयर। आजादी से पहले और आजादी के बाद तेजी से बदलते गांव के परिदृश्य को इसमें दिखाया गया है कि आजादी से पहले कैसा था माहौल, और जैसी आजादी मिल जाती है तो एकदम से कैसा माहौल बन जाता है, ठीक है। अब है राजनेताओं की स्वार्थ नीति की, साथ ही विश्वनाथ तहसीलदार जैसे लोगों के हृदय परिवर्तन को भी दिखाया गया है ना। तो इसमें हृदय भी परिवर्तन हो जाता है बाद में, किसका? तहसीलदार का। विश्वनाथ कौन है? ये कमली के पिता हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कालीचरण जैसे युवा ग्राम सुधार पर बल देते हैं। कालीचरण भी इसमें एक पात्र है, इसके पात्रों को अभी आगे और देखेंगे। इसमें इस उपन्यास में संथाल जनजाति का चित्रण भी है, ध्यान रखेंगे। ये भी कबीर पंथ मठ में पाखंडपूर्ण साधु की करतूत है ना, कि मठ तो बना के रखते हैं ये लोग, लेकिन अंदर क्या है उसमें, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता है उल्टा सीधा, है ना। तो लक्ष्मी दासेन के रूप में मठों में फैलते कुकृत्यों का चित्रण इसमें किया गया है। तो ये है प्रथम खंड का वर्णन यहाँ पर है, और ये द्वितीय खंड का है। पहले में क्या है वर्णन, दूसरे में क्या है, ये सब आपको मैंने सुबह पढ़ा दिया हुआ है, इसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर प्रशांत है, इसकी थोड़ी थोड़ी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। कालीचरण इसमें है, और बालदेव इसमें है, कमली है, और बावन दास है, लक्ष्मी दासीन है, वही जो दासी थी कबीरपंथी मठ में काम करने वाली। सर की क्लास स्टार्ट हो गई है क्या? 7 बज गए, ओके 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 ओके, आप जा सकते हैं, ठीक है। महंत रामदास हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैंने कुछ ये कथन है, ठीक है, जिसने जाना है वो जा सकता है, बाय बाय। इसमें मैंने कुछ पीडीएफ में ये इसकी कुछ थोड़ी थोड़ी स्टोरी है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी, और ये आपको खुद ही पढ़नी है, ठीक है। ये पूरी यहाँ पर रखी है मैंने, और कल वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तमस उपन्यास को, ठीक है। तमस है झूठा सच, झूठा सच है इसके बाद, तो झूठा सच उपन्यास को कल पढ़ेंगे हम। तो अभी आप जा सकते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो झूठा सच, हाँ, कल झूठा सच पढ़ने वाले हैं हम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पढ़ाइए, नहीं अब रहने देते हैं, आप जाइए, आपकी क्लास है, ठीक है, कल पढ़ लेंगे हम। और अगर कल ज्यादा मतलब नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर थोड़ा ज्यादा देर क्लास ले लेंगे, क्योंकि सुबह तो हम ले सकते हैं, शाम को प्रॉब्लम हो जाती है, शाम को आपकी क्लास होती है। अच्छे से समझ आ गया, चलो अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, कल ही सवाल भी पूछ लूंगी आपको इसमें से, इसको पढ़ करके आना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।